हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी शेष जो बचा हमारा आरंभिक नगर, उस विषय में हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से हड़प्पा के नगर का विकास हो रहा था 150 साल पहले। पंजाब के जो सिंध प्रांत पंजाब है, उस इलाके में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां पे इंजीनियरों को क्या मिला, हड़प्पा के ऐसे नगरों की अस्तित्व मिले। तो वे उन खंडरों से उन्होंने ईंटों को उखाड़ने की बात सोची और उससे रेलवे लाइन बिछाया। तो इस तरह से हड़प्पा के जो नगर की इमारतें हैं वे नष्ट हो गई धीरे धीरे। फिर लगभग 80 साल पहले वहां पे पुरातत्वविदों को फिर से एक नई ढांचा, एक नई इमारत मिली, इसे हड़प्पा का नाम कहा गया। अब इस क्रम में हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा के जो नगरों में जो मोहनजोदड़ो के विषय में हम लोगों ने जाना, तो वहां एक स्नानागार था, है महास्नानागार, जिसमें क्या थी, जो कि एक स्फटिक पत्थरों से बनाया गया था। उन पे एक चारकोल भी परत दी गई थी ताकि पानी का रिसाव कम हो सके। फिर आप देख सकते हैं कि इनको कुएं से पानी निकाल कर इसमें भरा जाता था, फिर बाद में निकाल दिया जाता था मोहनजोदड़ो के उस महान स्नानागार से। और कुछ विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिक ही उस स्नानागार में स्नान किया करते थे। फिर हम लोग देखे कि हड़प्पा के नगर में जो भवन होते थे, जो घर होते थे, वो 1 या 2 मंजिले के होते थे। फिर वहां पे सड़कें होती थी और नाले भी हुआ करते थे। तो घर के नालों को सड़कों के नाले से मिला दिया जाता था और फिर उन दोनों को एक बड़े से नालों से मिला जाता था। तो भवन और सड़कें, भवन, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा चल रहा था कच्चे मालों का खोज। तो कच्चे मालों की खोज का तात्पर्य क्या, कि कच्चे माल जो होते थे वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, जैसे कि इसे कृषक या पशुपालक भी उत्पादन करते थे। लकड़ी हो गया, धातु के अयस्क, ये सारी जो है कच्चे माल जो है मिला करती थी। बाद में इनसे अन्य चीजें भी बनाई जाती थी, जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास से क्या होते थे, उसे बुन कर, उसे कताई बुनाई करके उससे कपड़ों का निर्माण किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कच्चे माल से फिर बाद में कई सारी चीजों का निर्माण किया जाता था। और हड़प्पा में रहने वाले लोगों को उसी इलाके में कई सारी सुविधाएं मिल जाती थी, परंतु जैसे तांबा, लोहा और सोना चांदी का आयात दूर दूर से किया जाता था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज का तात्पर्य क्या है, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था अभी तक कि तांबा जो है, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, अन्य बहुमूल्य पत्थरों का आयात दूर दूर से किया जाता था। तो तांबा, लोहा, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य पत्थरों का आयात दूर दूर से किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं तांबा का जो आयात है, तांबा का आयात आज के राजस्थान से किया जाता था। आप देख सकते हैं कि तांबे का जो आयात है, यानी कि उसे लाया कहां से जाता था, तो आज के जो राजस्थान है, तो हड़प्पा के समय के हड़प्पा के नगरों में इसको राजस्थान से लाया जाता था। तांबे के आयात कहां से किया जाते थे, राजस्थान से किया जाते थे। अब आप देखिए कि जो तांबा है वो एशियाई पश्चिमेतर देश से भी उसका आयात किया जाता था। हम लोग देख रहे हैं कच्चे माल की खोज।
कच्चे माल की खोज में। अब देखिए तांबा जो होता था, तांबा का आयात एशियाई पश्चिमोत्तर देशों से भी किया जाता था। तो अब देखिए, हम लोग ने देखा तांबा का आयात जो है पश्चिमोत्तर देशों से भी किया जाता था। अब तांबे के बाद क्या है, सोना चांदी लोहे, इसका भी आयात जो है दूर दूर इलाकों से किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि जो सोना है या कांसा ले लेते हैं, तो कांसा किससे मिलकर बनता है? कांसा जो है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ अन्य धातु जैसे टीन का आयात कहां से किया जाता है? टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जो कांसा का निर्माण होता था, कैसे होता था? कांसा आखिर कैसे बनाया जाता था? तो तांबे के साथ जो है अन्य धातुएं मिलाई जाती थी, जैसे में टीन, तो टीन मिलाया जाता था धातु, तो तांबे और टीन को जब मिलाते थे तो कांसा बनता था। तो टीन का आयात जो है ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। फिर सोने का आयात, अब देख सकते हैं सोना का आयात जो है, सोना का आयात आज के आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। सोना का आयात उस समय किसे कहां से किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक। तो आधुनिक कर्नाटक से करते थे। तो सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से करते थे। चलिए, अब अन्य जो है बहुमूल्य पत्थर, कीमती पत्थर का आयात जो है ईरान, गुजरात, अफगानिस्तान से किया जाता था। जो बहुमूल्य पत्थरों है, बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहां से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आप देख सकते हैं जो बहुमूल्य कीमती पत्थर होते थे उसका भी आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की उपलब्ध कैसे होती थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन
तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन का तात्पर्य क्या था? देखिए, तो नगरों के अलावा लोग गांव में भी रहते थे। नगरों के अलावा लोग गांवों में भी रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे। तो गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे? अनाज उगाते थे और पशुओं को भी पालते थे। तो वे अनाज उगाते थे और पशुओं को भी पालते थे। साथ ही साथ जो कृषक होते थे, तो अनाज कौन उगाएंगे? कृषक। और पशुपालक पशुओं को पालते थे। तो कृषक और जो पशुपालक होते थे, जो किसान होते थे और जो पशु पालक थे, नगरों में रहने वाले नगरों में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों के लिए भोजन लाते थे। आखिर नगर में रहने वालों के लिए भोजन की सुविधा कैसे मिलती थी? भोजन खाने के लिए भोजन कैसे मिलता था इन शासकों, लेखकों और दस्तकारों को? तो ये जो किसान होते थे और जो पशुपालक होते थे, वे नगर में जाते थे और लोगों को खाने के लिए भोजन की सामग्री दिया करते थे। चलिए, अब है कि जो पेड़ पौधे के अवशेषों से यह पता चला, जो पेड़ पौधों के जो फिर विश्लेषण किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, उनसे यह पता चलता है पौधों के अवशेषों से यह पता चलता है कि पौधों के अवशेषों से यह पता चलता है कि पहले लोग जौ, गेहूं, दालें, मटर, जौ, गेहूं, दालें, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। तो किसान जो होते थे पहले क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल और सरसों जैसे पौधे उगाते थे और उनका फिर उपयोग करते थे। दूसरा है कि जमीन जोतने के लिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। तो हल का प्रयोग क्यों किया जाता था? जमीन की जुताई के लिए। और ये जो हल है, ये हल अब नहीं बच पाए। क्यों बच पाए? क्योंकि ये लकड़ी के
बनाए जाते थे। आखिर ये लकड़ी के बनाए जाते थे हल, इसलिए पहले के हल नहीं बच पाए। तो आप देख सकते हैं पौधों के अवशेषों यह पता चलता है कि आखिर ये जो पहले के लोग होते थे, पहले यानी कि आप देख सकते हैं जब नगरों का विकास हुआ उस समय के जो लोग होते, तो नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था हड़प्पा के नगर। वहां पे जो लोग थे वो जौ गेहूं दालें मटर तिल और सरसों जैसे पौधे उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी किया जाता था। तो ये हल जो है अब नहीं बच पाए क्योंकि ये लकड़ी के बनाए जाते थे। तो लकड़ी के जो हल होते थे बनाए जाते थे ये अभी नहीं बच पाए, परंतु हल के आकार के खिलौने वहां पे मिले। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब देखिए लोग पहले के जो लोग थे पहले लोग गाय भेड़ बकरी और भैंस पालते थे। इन बस्तियों में चारागाह, जहां पर ये पशु मवेशी चलते थे, और पानी पीने के लिए मवेशियों के लिए तालाब हुआ करता था। तालाब, इन बस्तियों में चारागाह और तालाब होते थे। सूखे के मौसम में जब मौसम सूख जाते थे, जब पानी की क्या होती थी, कमी हो जाती, तो पानी के जब कमी हो जाता तो लोग जो है मवेशियों को सूखे के मौसम में लोग मवेशियों के बड़े झुंडों को पानी और चारागाह की तलाश में दूर दूर पानी और चारागाह की तलाश में दूर दूर ले जाते थे। सूखे के मौसम में लोग मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को पानी और चारागाह की तलाश में दूर दूर ले जाते थे। तो पानी के जब आसपास जब तालाब सूख जाते थे, लोग जो है अपने गाय भेड़ बकरी इत्यादि भैंसे जो भी जानवर थे उनको दूर दूर तक ले जाते थे उनके खाने के लिए, भोजन और पानी के लिए। चलिए अब लोग बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा किया करते थे भोजन खाने के लिए। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे तो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे
मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब देखिए, जानवरों का शिकार भी करते थे, मछलियां पकड़ते थे और बेर जैसे फलों का इकट्ठा करते थे। क्यों? भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात, आप देख सकते हैं गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात के जो कच्छ इलाके हैं, कच्छ के इलाके में, तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो इस धौलावीरा नगर में, धौलावीरा नगर में साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। तो साफ पानी मिलता था यहाँ और जमीन भी उपजाऊ थी। कहाँ? धौलावीरा नगर में। ये कहाँ है? तो कच्छ, गुजरात के जो कच्छ है उस इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था उस समय। चलिए, तो धौलावीरा नगर में साफ पानी मिलता था, उपजाऊ भूमि थी, अच्छे से यहाँ पे खेती भी हो जाती थी। अब यहाँ जिस प्रकार जो हड़प्पा के लोग थे, तो हड़प्पा के नगरों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। जैसे हड़प्पा नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, उसी तरह धौलावीरा नगर को भी वीरा नगरों को तीन भागों में या तीन हिस्सों में विभाजित किया गया था या बांटा गया। तीन हिस्सों में बांटा गया था। तो आखिर ये धौलावीरा नगर है, इनको तीन हिस्सों में विभाजित किया गया था। और ये जो हिस्से थे, इन हिस्सों के चारों ओर
पत्थर की दीवारें बनाई गई। इन हिस्सों के चारों ओर क्या बनाया गया? पत्थर के दीवार बनाए गए थे। पत्थरों के दीवार बनाए गए थे। साथ ही इन नगरों में प्रवेश अंदर जाने के लिए इन नगरों में अंदर जाने के लिए इन नगरों में अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार भी बनाया गया था। आखिर इन नगरों के अंदर जाने के लिए क्या किया गया था? प्रवेश द्वार ही बनाया गया था। देखिए, दूसरा क्या है कि इस नगर में एक खुला मैदान भी था ताकि वहां सार्वजनिक स्थल किया जा सके, सार्वजनिक कार्यक्रम किया जा सके। ऐसे स्थल खुला मैदान था उस धोलावीरा नगर में। यहाँ एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। और धोलावीरा नगर में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे हड़प्पा की लिपि के जो बड़े बड़े अक्षर होते थे उनको पत्थरों में खुदा पाया गया है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा के हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में पाया गया है। आखिर कुछ अवशेष जो मिले उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के जो बड़े बड़े अक्षरों थे उनको पत्थरों में खुदवाया गया था। उनमें अक्षरों के पत्थरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। चलिए, इन अभिलेखों के अवशेष संभवतः तो देखिए, इन जो अभिलेख थे जो बड़े बड़े लिपि अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया, तो उनके जो अभिलेख थे उनके अवशेष संभवतः उन पत्थरों में जड़ा पाया गया। चलिए,
इन क्षेत्रों में बारिश भी कम होती थी, इन क्षेत्रों में बारिश भी कम होती थी, इसलिए पानी का सिंचाई, आप देख सकते हैं बारिश की कमी होती थी, बारिश यानी क्षेत्र में कम होती थी, तो पानी की सिंचाई के लिए अन्य तरीके अपना लिया गया, ताकि क्षेत्र में बारिश कम होती तो पानी की सिंचाई के लिए भी अन्य तरीके अपना लिया गया। क्या? तो पानी का लोग जो है संचय किया जाने लगा। तो आप देखिए, तो आखिर सिंचाई जो होती थी यहां पर, तो खेती की सिंचाई के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती थी। क्षेत्र में बारिश कम होती थी, आगे खेती की सिंचाई के लिए भी लोग अन्य तरीके, क्या? तो पानी का लोग इकट्ठा किया करने लगे, पानी का संचय किया जाने लगा, ताकि और इसकी उपयोगिता भी फसलों की सिंचाई बाद में इससे किया जा सके। चलिए, पानी का संचयन किया जाने लगा और अन्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। अब देखिए हुआ क्या, तो पानी की सिंचाई हुई। अब क्या है कि गुजरात जो है, गुजरात की खंभात की खाड़ी के किनारे, खंभात की खाड़ी के किनारे साबरमती की उपनदी के किनारे बसा, साबरमती खंभात की खाड़ी में मिले साबरमती की उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। तो ध्यान से देखिए, गुजरात के जो खंभात की खाड़ी है वहां पर एक साबरमती की उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। ताकि ये लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर कच्चे माल जैसे कीमती पत्थरों जैसे कीमती कच्चे माल वहां पर मिला करते थे। ये पत्थरों, धातुओं और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल नगर। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि लोथल नगर और कालीबंगा एक ऐसा नगर जहां पर क्या मिलते थे, हवन कुंड मिला करते थे, वहां पर यज्ञ किया जाता था। चलिए, लोथल
नगर ऐसे स्थान में बसा था जहां कीमती पत्थरों जैसे कच्चा माल मिलता था। अब देखिए, लोथल नगर ऐसे स्थान में बसा था जहां कीमती पत्थरों जैसे कच्चा माल मिलता था। यहां पर पत्थर, धातुओं और अन्य कीमती वस्तुओं का लोथल नगर क्या था? एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए, तो पत्थर, धातु और अन्य कीमती वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था ये हमारा लोथल नगर। और यहाँ पर ही हवन कुंड मिलते थे जहां पर पहले यज्ञ किया जाता था। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोथल नगर कहाँ, तो गुजरात की जो खंबात की खाड़ी में मिले जो साबरमती है हमारा, उसकी जो उपनदी के किनारे बसा हमारा ये लोथल नगर, जहां पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल मिलते थे। यहाँ पर पत्थरों, धातुओं, अन्य वस्तुएं मिला करती थी। ये इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ लोथल नगर में यहाँ भंडार गृह जहां पर भोजनों को रखा जाता था संजोकर, भंडार गृह भी, या फिर अन्य कीमती वस्तुओं को भी रखा जाता था, तो भंडार गृह भी मिले हैं। इन भंडार गृह से मोहरों और मोहर बंदी और मुद्रांकन भी मिले हैं। आप अब ये समझते हैं क्या कि ये मोहर और मोहरबंदी क्या, तो मुद्रांकन क्या होती थी और मोहरे क्या होते थे। मोहरे और मुद्रांकन क्या होती है, हुआ ये जाता था कि जो मोहरे होते थे उसका प्रयोग क्यों किया जाता था, क्योंकि सामान से जो लदे डब्बे होते थे या जो थैला होता था उन्हें चिन्हित करने के लिए, है ना, मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो उनके मुहानों पर जो है मिट्टी पोत कर उन पे मोहरों की छाप लगाई जाती थी, और जो मुहर की जो छाप होती थी उसी को हम लोग मुद्रांकन या मुहरबंदी कहते हैं। और इन छापों में यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती थी तो इससे यह साबित हो जाता था कि उन जो सामान से बड़े जो लदे जो डब्बे होते थे और जो थैले होते थे उनसे भी छेड़छाड़ी की गई है, इससे पता लगाया जा सकता था। चलिए, तो मोहरे क्या होती है और मोहरबंदी। मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरबंदी देखिए नाम से ही है, मुहर, बंदी मतलब उसमें किसी तरह के मतलब सूचित किया जाता है कि बंद है, मुहर बंदी उस पे छाप है। चलिए, तो मोहरों का प्रयोग सामान से लदे
डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब देखिए, अब ये जो है उनके इन डिब्बों को बंद करने के बाद, डिब्बों को बंद करने के बाद उनके मुहानों यानी उनके जो डिब्बे होते थे उनके मुंह पर, मुहानों पर मिट्टी, गीली मिट्टी पोतकर, गीली मिट्टी पोतकर मोहर लगाई जाती थी। इन डिब्बों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर मोहरें लगाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि मोहरों का प्रयोग जो है सामान से लदे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। और इन डिब्बों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, जैसे कि ये सामान से भरी ये डिब्बा है, तो इनके जो मुंह होते थे, ये जो होते थे, तो ये आप देख सकते हैं इनके मुहाने ये, तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये जो सामान है यहाँ पर कुछ लिखे होते थे। इनके मुहाने ये जो है, ये सिरा हुआ है, यहाँ पर जो है मिट्टी पोत कर इन्हीं पर जो है मोहरें यहाँ लगा दी जाती ताकि इन्हें कोई खोले नहीं। अगर इन पे कोई खोलते थे यानी कि उस छाप जो होती थी, तो मुहर के छाप जो होते थे वो उनको क्षति पहुंच जाती थी, यानी वो हट जाते थे। तो इनसे पता लगाया जाता था कि इन सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो मुहर जब लगाई गई तो मुहर के जो छाप होती थी उन्हीं को हम लोग मुद्रांकन कहते हैं। मोहरों के छाप को, मोहरों के छाप को मुद्रांकन कहते हैं। तो मुहर लगाया जाता तो उनकी छाप को मुद्रांकन कहते हैं। यदि छाप नष्ट हो जाती थी तो यदि छाप नष्ट हो जाती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ी की गई है। चलिए, ये है हमारी मोहरे और मुद्रांकन की विशेषताएं। क्या आखिर मोहरों का प्रयोग क्यों? तो सामान को चिन्हित करने के लिए और उनकी मुहाने पर जो गीली मिट्टी के छाप पर मोहरें दी जाती थी और उन मोहरों के छाप को हम लोग मुद्रांकन यानी मुहरबंदी कहते हैं। और यदि छाप नष्ट होती थी तो इससे साबित होता था कि उस सामान से छेड़खानी की गई है। आखिर हमारी जो नगर है जिसका विकास 4400 साल पहले हुआ, तो आखिर 3900 साल पहले इन नगरों का पतन यानी अंत कैसे हो गया? आखिर सभ्यता
हड़प्पा नगर जो है सभ्यता का अंत कैसे? तो लगभग ऐसा क्या हुआ, लगभग 3900 साल पहले शहरों का अंत होने लगा। 3900 साल पहले शहरों का अंत होने लगा। अचानक लोग नगरों को छोड़ दिया। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखक बांटें और मोहरों का प्रयोग बंद हो गया। देख सकते हैं कि नगरों का अंत कैसे? 3900 साल पहले लोग वहां अचानक नगरों को छोड़ दिया लोगों ने। लेखक बांटे और मोहरों का प्रयोग बंद हो गया। साथ ही दूर दूर से कच्चा माल के आयात कम होने लगे। दूर दूर से कच्चा माल के आयात भी कम होने लगे। और क्या क्या हुआ इस नगर के अंत के समय? जो मोहनजोदड़ो है वहां की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। साथ ही क्या हुआ? जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो गई। जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो गई। और क्या हुआ? सड़कों पर झुग्गीनुमा घर या झुग्गीनुमा घर बनने लगे। आप देख सकते हैं जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ उस समय मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर लोग बसाने लगे। आखिर इन सब का कारण क्या था? क्या कारण, वजह क्या थी? आखिर क्या कारण थे? क्या कारण थे इन सभी का? आखिर हड़प्पा सभ्यता के अंत क्यों हुआ? क्या नदियां सूख गई थी? जो हमारे वन थे उनका विनाश हो गया था। क्यों? क्योंकि ईंट को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी। क्या मवेशियों को चराने के लिए जो चारागाह होती थी, घास के मैदान समाप्त हो गए थे? साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि बाढ़ भी कहीं आ गए हों, बाढ़ के पानी। तो इन सभी जो
तथ्य है, इनसे कुछ साबित नहीं होता कि हड़प्पा की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आखिर बाढ़ की जो पानी होते थे और जो नदियां सूखी, वो उसका असर कुछ ही इलाकों पे होता होगा। क्या ये भी हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था? वजह कुछ भी हो, लेकिन आखिर परिवर्तन के असर यहाँ पर दिखाई दिए। जो आधुनिक पाकिस्तान है, उसके जो पंजाब है और सिंध प्रांत में बस्तियां उजड़ गई। लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र में, इलाकों में लोग नई और पुरानी बस्तियों में जाकर रहने लगे। इस तरह से हड़प्पा के नगरों का जो है अंत देखने को हमें मिलता है। तो लगभग नगरों का विकास 4700 साल पहले हुआ था। हम लोगों ने देखा है किस तरह से 2500 वर्ष पहले गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ। फिर हड़प्पा के नगरों का जो अंत हुआ, तो उसके ठीक 1400 साल बाद जो है नगरों का विकास हुआ। तो इनमें जो पहले प्रमुख कारण ये हो सकते हैं, इन नगरों का अंत का जो वजह है वो है नदियों का सूखना, दूसरा जो वजह हो सकता है, दूसरी वजह वह है वनों का विकास, वनों का विनाश। तीसरी जो वजह है वो हो सकती है बाढ़ का आना। चौथा कारण हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि जो आधुनिक, जो इससे क्या हुआ कि जो आधुनिक जो बस्तियां होती थी, आखिर देखिए ये 4 कारण मैंने बताया आपको, नदियों का सूखना, वनों का विनाश, बाढ़ का आना और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। इन वजह से क्या हुआ, इन जो कारण थे, ये जो आपदाएं हुई, इसके वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से आधुनिक पाकिस्तान, हड़प्पा के नगर यहां भी मिले हैं, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां नष्ट हो गई। तो क्या करने लगे लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और पुरानी बस्तियों में रहने लगे। तो ये सब जो है आपदाएं के कारण ये सारी चीजें घटनाएं हुई। पंजाब और सिंध की बस्तियां नष्ट हो गई, पूर्व और दक्षिण के इलाकों में लोग जो है पुरानी नई बस्तियों में रहने लगे। इसके बाद 1400 वर्ष बाद फिर से नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास हुआ। तो आप देख सकते हैं तीसरी, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा की जो नगर होते हैं उसका अंत कैसे हुआ, लोगों किस तरह से लोग जो अचानक नगरों को छोड़ने लगे, जो लेखक बाटें और जो मोड़ों का प्रयोग किस तरह से बंद हो गया, मोहनजोदड़ो की सड़कों पर इसी तरह लोग जो है कचरे के ढेर बनाने लगे, झुग्गीनुमा घर बनने लगे। कारण क्या थी आखिर? नदियों का सूख जाना, वनों का विनाश, क्या बाढ़ के पानी थे वजह? परिवर्तन तो दिखाई दिए थे, तो शासकों का नियंत्रण भी खो गया था।
तो लगभग इन सारी विपदाएं आपदाएं के बाद फिर से 1400 साल बाद क्या हुआ, नगरों का विकास होने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अध्याय 3 में हम लोगों ने जाना आरंभिक नगर में किस तरह से हड़प्पा के नगरों का विकास और उसका पतन हम लोगों ने इस अध्याय में जाना। तो इसी तरह से हमेशा आप अपनी शिक्षा में लगे रहें और शिक्षा को अपने जीवन का अहम हिस्सा माने। इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।